हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस पी सी एस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 100 पेजेज नोट्स सीरीज के अंतर्गत बिहार स्पेशल को देखने वाले हैं, बिहार विशेष को पढ़ने वाले हैं। पुराने वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं, जिनमें पूरी की पूरी हिस्ट्री और साइंस कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, फिर से वो वीडियोज दोबारा आते हैं तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल समय का सदुपयोग करने के लिए उन वीडियोज को आप जरूर देख सकते हैं। बात करें इस नोट्स की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं इस नोट्स के पीडीएफ के लिए। इस नोट्स की खास बात यह है कि सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और बात करें इस वीडियो की तो ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया जा रहा है। चूंकि ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया जा रहा है, इसलिए मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, लेकिन मैं उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस नोट्स को रिवाइज करने में बिल्कुल आसानी हो। वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स को रिवाइज करने में, एक पेज को रिवाइज करने में मुश्किल से 4-5 मिनट लगेंगे। 4-5 मिनट, 3-4 मिनट में आप आसानी से रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बिहार की हिस्ट्री। सामान्य परिचय की बात की जाए तो वो नोट्स के साथ आपको मिल जाएगा एक पेज में, ठीक है। तो सामान्य परिचय के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, या फिर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको नोट्स में मिल ही जाएगा वो सामान्य परिचय वाला पेज, ठीक। तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद बात की जाए, देखिए हिस्ट्री को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा आपको। देखिए, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हुई हैं, ठीक है ना। भारत के स्तर पर, मतलब भारत का इतिहास आपने पढ़ा होगा, तो वही सारी चीज़ें बिहार में भी घटित हुई हैं, ठीक। ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर सारी चीज़ें हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं, बिहार के संदर्भ में देखने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम, ऐसा नहीं है कि कोई घटना हो रही है उसको हम स्टार्टिंग से देखने जाएंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने बिहार का इतिहास पढ़ लिया है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। जैसे मान लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो हम स्टार्टिंग से अब नहीं पढ़ने जाएंगे, कहाँ से कैसे शुरू हुआ, हल्का फुल्का मैं बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन हम यहाँ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। चाहे असहयोग आंदोलन हुआ, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत बिहार में कैसे हुई वो देखने वाले हैं, ठीक। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हुई वो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हल्का फुल्का बात कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। कहने का मतलब ये है कि जो भी घटनाएं हैं उनको हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन बिहार की। प्राचीन बिहार के इतिहास की बात की जाए तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राचीन बिहार का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीडियोज मैंने बनाए भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को जरूर देख सकते हैं। देखिए, प्राचीन भारत का जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो प्राचीन बिहार के इतिहास में है, ठीक है ना। प्राचीन भारत का इतिहास शुरू ही होता है बिहार के इतिहास से, इसलिए आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राचीन बिहार का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मध्यकालीन बिहार से पूर्व एक दो वंश हैं, इंपॉर्टेंट वंश हैं, उनको देखते हैं। उनकी बात की जाए तो एक तो है पाला डायनेस्टी, अर्थात पाल वंश है। पाल वंश का संस्थापक कौन रहा? गोपाल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है ना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसको हाईलाइट किया है, जिनको भी हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट है, जिनको हाईलाइट नहीं किया उनको भी एक दो नज़र देखते रहिएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन देखकर चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आ जाती हैं, ठीक है। देखिए, तो गोपाल वंश बोल रहा हूँ, गोपाल पाल वंश का संस्थापक है, ठीक है, जिसने स्थापना की उदंतपुरी विश्वविद्यालय की, जो कहाँ पर है? बिहार शरीफ में है। धर्मपाल की बात की जाए तो ये गोपाल का पुत्र है धर्मपाल, ठीक, थोड़ा सा जान सकते हैं। जिसने विक्रमशिला, ये इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि कहाँ पर है? भागलपुर में है। और ये वज्रयान का मुख्य केंद्र है, वज्रयान संप्रदाय का, ठीक है ना। ये मत है बौद्ध धर्म का, वज्रयान, महायान, ठीक है। तो उसके बाद बात की जाए देवपाल की, तो ये धर्मपाल का पुत्र है। इसके लिए देवपाल के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये राजधानी, ध्यान रख लीजिएगा, राजधानी इसने अपनी मुंगेर रखी थी। जावा के शासक, कहाँ का शासक? जावा का एक शासक था जिसका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बालपुत्र देव। इसके आग्रह पर नालंदा में 5 गांव दान में दिए थे, किसने? देवपाल ने, ठीक है ना। वो विहार था, उसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान में दिए थे, किसने? देवपाल ने। किसके आग्रह पर? बालपुत्र, ये नाम याद रखिएगा, बालपुत्र देव, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रामपाल की बात की जाए तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अंतिम शासक था पाल वंश का। अंतिम शासक कौन था? रामपाल। और संस्थापक कौन था? गोपाल, ठीक है। ये सारी बातें हैं।
और ये बस आप पढ़ सकते हैं कि महिपाल फर्स्ट को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, बस पढ़ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कर्नाट वंश की। कर्नाट वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? नान्यदेव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संस्थापक याद रख लीजिए और अंतिम शासक कौन है ये याद रख लीजिए, काफ़ी है। संस्थापक है नान्यदेव और अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह देव। हरि सिंह देव। नान्यदेव की बात कीजिए तो ये संस्थापक है, इसने अपनी राजधानी सिमरवागढ़ रखी थी जो कहाँ पर है? वर्तमान नेपाल में है। और हरि सिंह देव की बात की जाए तो इसी के काल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान चला था। ठीक, ये छोटी मोटी बातें हैं, बस पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं मध्यकालीन बिहार में। सबसे पहले बात करते हैं तुर्क शासन की, अर्थात सल्तनत काल की। तो सल्तनत काल में सबसे पहले हम बात करते हैं बख्तियार खिलजी की, क्योंकि बख्तियार खिलजी को ही बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है। बख्तियार खिलजी, ठीक। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये सब भी पढ़ सकते हैं आप कि 12वीं सदी के अंत में इसने आक्रमण किया था, जिसमें ये एक बात ध्यान रख सकते हैं, लक्ष्मण सेन ये सेन वंश का शासक था, ठीक है ना। बंगाल क्षेत्र में इसका शासन था लक्ष्मण सेन। वो बिना लड़े ही, मतलब डर कर पलायन कर गया था, भाग गया था, ठीक, लक्ष्मण सेन। हाँ, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का जो वास्तविक श्रेय जाता है वो बख्तियार खिलजी को जाता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को, ये ध्यान रख सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने करवाया था? विद्वानों का मत ये है कि बख्तियार खिलजी ने ही करवाया था, ठीक है ना। उदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दान नामक एक सैन्य अधिकारी ने की थी, ठीक है। हाँ, बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी इसने राजधानी? लखनौती। इसी का नाम, एक अन्य नाम है लक्ष्मणवटी, जो कि ये बंगाल में है। उसके बाद बात की जाए इल्तुतमिश की, ठीक है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। जब भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे ना, प्राचीन भारत का इतिहास, अब बोल रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो वहाँ भी पढ़ेंगे आप इल्तुतमिश को, गयासुद्दीन तुगलक को, लेकिन हम यहाँ पर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देख रहे हैं, तो केवल बिहार की ही बात करेंगे। इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश ने 1225 में बिहार पर आक्रमण किया था और बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इल्तुतमिश के द्वारा प्रथम जो सूबेदार, प्रांतपति, गवर्नर नियुक्त किया गया था, किसको किया गया था? मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, मलिक अलाउद्दीन जानी, ठीक है ना, प्रथम गवर्नर। उसके बाद बात की जाए गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक की बात की जाए तो इसने बंगाल अभियान से वापसी के दौरान, अभी हमने बात की थी गयासुद्दीन तुगलक की, तो बंगाल अभियान से वापसी के दौरान इसने हरि सिंह देव को हराया था 1324 में। हरि सिंह देव ये कौन है? अभी मैंने बताया था ना, ये कर्नाट वंश का अंतिम शासक। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह देव, इसी को हराया था। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, तिरहुत में टकसाल की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक। एक मिनट, टकसाल, हाँ। और ये सब आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सूबेदार मजदुल मुल्क था, और तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। बाकी जिसको हाईलाइट किया उस पर विशेष फोकस रखिएगा और चीज़ों को बस पढ़ते रहिएगा। रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, बिहार में अफगान शासन की बात कीजिए, अफगान शक्ति की बात कीजिए, तो अफगानियों में सबसे पहले नुहानी राजवंश की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक कौन है? दरिया खान नुहानी, ठीक है ना, दरिया खान नुहानी। ये सिकंदर लोधी का प्रशासक था, मतलब सिकंदर लोधी के अंडर में ये काम कर रहा था। कौन? दरिया खान नुहानी, ठीक है ना। लेकिन प्रथम स्वतंत्र शासक जो बना, पहला स्वतंत्र शासक, किसी के अंडर में नहीं, उसने स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? बहार खान नुहानी ने, ठीक है ना। लेकिन नुहानी राजवंश की स्थापना दरिया खान नुहानी ने की, जो कि सिकंदर लोधी का प्रशासक था। लेकिन प्रथम स्वतंत्र शासक जो बना वो कौन रहा? प्रथम स्वतंत्र शासक वो रहा बहार खान नुहानी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नुहानी राजवंश का पतन होता है। पतन के बाद शेर शाह सूरी का उदय होता है, शेर शाह का उदय होता है। शेर शाह सूरी के बारे में हम मध्यकालीन बिहार के इतिहास में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी चलिए देख लेते हैं। शेर शाह सूरी की बात की जाए तो बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। पिता का नाम हसन खान था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेर खान की उपाधि, मतलब शेर खान जो ये उपाधि है, ये किसने दी थी? मोहम्मद बहार खान लोहानी ने दी थी। मोहम्मद बहार खान लोहानी के द्वारा ये उपाधि मिली थी शेर खान की, वो बचपन में शेर मार देने की वजह से। बाकी ये बातें हमने कर ली हैं, फिर से बात करेंगे तो वहाँ देख लीजिएगा।
चौसा के युद्ध में 1539 में, डेट याद रखिएगा, 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेर शाह सूरी और मुगलों के बीच में, जिसमें हुमायूं पराजित होता है। ठीक है, तो इसी विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण करता है कौन? फरीद खान। शेर शाह की उपाधि धारण करता है शेर खान। कई की उपाधि धारण करता है शेर शाह की। कब? चौसा के युद्ध जीतने के बाद, चौसा का युद्ध जीतने के बाद। तो ये बातें ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए शेर शाह की, तो बिलग्राम का युद्ध होता है, बिलग्राम अर्थात कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, 39-40 दोनों ध्यान रखिएगा। इसमें भी हुमायूं पराजित होता है। उसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर ही चला जाता है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं 10 जून 1540 को राज्याभिषेक होता है। हाँ, शेर शाह का राज्याभिषेक कहाँ पर होता है? आगरा में होता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह के द्वारा किया जाता है। किस वंश की स्थापना की जाती है शेर शाह के द्वारा? सूर्यवंश की, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाता है शेर शाह 1541 में, जिसकी चर्चा कहाँ पर की गई है? तारीख़ दाऊदी में की गई है। ये किसकी रचना है? अब्दुल्लाह की, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब्दुल्लाह की रचना है तारीख़ दाऊदी। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? शेर शाह का मकबरा है सासाराम, बिहार में। उसके बाद चलिए मुगल कालीन बिहार की बात कर ली जाए, तो अकबर के काल की बात की जाए, अकबर की बात की जाए तो हम सारी बातें नहीं करेंगे अकबर की, हम बिहार के संदर्भ में ही बात करेंगे। तो अकबर जो आक्रमण करता है 1574 में आक्रमण करता है बिहार पर, और अधिकार करता है 1576 में, पटना पर अधिकार कर लेता है। कब? 1576 में। इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत कब घोषित कर दिया जाता है? अकबर के द्वारा 1580 में। तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अकबर के द्वारा जो प्रथम मुगल सूबेदार नियुक्त किया जाता है, प्रथम सूबेदार नियुक्त किया जाता है, प्रांतपति या फिर क्या बोलते हैं गवर्नर नियुक्त किया जाता है, वो कौन है? मुनीम खान है, मुनीम खां। ठीक है। हाँ, 1587 में मान सिंह को भी सूबेदार नियुक्त किया जाता है, ध्यान रख सकते हैं। मान सिंह ने अपनी राजधानी रखी थी रोहतास में। उसके बाद बात कर रहे थे जहांगीर की। जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर के समय जो प्रमुख सूबेदार रहे वो कौन कौन? अफजल खां या फिर राजकुमार परवेज। हाँ, राजकुमार परवेज के बाद इसके बाद जो भी प्रांतपति है, जो भी गवर्नर सूबेदार है, वो सब राजकुमार ही रहे, केवल राजकुमार। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। औरंगजेब की बात की जाए तो औरंगजेब के समय जो प्रमुख सूबेदार रहे उसमें एक नाम ध्यान रख सकते हैं, राजकुमार अजीम, जो कि औरंगजेब का पौत्र था। उसके बाद फर्रुखशियर की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने देख भी लिया या फिर आप भारत के इतिहास में देखेंगे कि पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? पटना में, अर्थात बिहार में किया गया 1713 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आधुनिक बिहार की बात कर लेते हैं। आधुनिक बिहार की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है उसका क्रम ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो पुर्तगाली आते हैं, ठीक है, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेन आते हैं। ये चार नाम की बात की जाए और इनका क्रम देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन। ठीक, क्रम से लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम कौन आता है? पुर्तगाली। कंपनी की बात कर ली जाती है तो पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी की स्थापना की और स्थापना का जो वर्ष है उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आते हैं, इनकी कंपनी की स्थापना होती है, लेकिन डेटा उपलब्ध नहीं है। इनकी स्थापना कब होती है ये उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये ध्यान रख लीजिएगा, इनका केंद्र जो होता है ये हुगली होता है, या गंगा जो नदी है ना, गंगा नदी होकर इन नाव से ये आते थे व्यापार करने। इनका केंद्र कहाँ पर था? हुगली में था। हुगली कहाँ पर है? बंगाल में। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हाँ, डच की बात की जाए तो डचों ने अपनी कंपनी स्थापित की पटना में। कब? 1632 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों की बात की जाए तो 1620 में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन वास्तविक सफलता मिलती है 1651 में। इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की कहाँ पर? पटना में। और डेनिशों ने अपनी कंपनी स्थापित की पटना में ही। कब? 1776 ईस्वी में। हाँ, ये प्रमुख रूप से काई का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र, अनाज, शोरा, नील आदि का व्यापार करते थे। ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। अंग्रेज यात्री, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये अंग्रेज यात्री हैं जो बिहार आते हैं, जिनका नाम क्या है? जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। तो इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ये बिहार आते हैं, ये अंग्रेज यात्री हैं, तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद प्रमुख विद्रोह की बात कर लेते हैं। पहले भी हमने बात कर ली है, लेकिन हल्का फुल्का इसमें भी बात कर लेते हैं। नोनिया विद्रोह की बात कीजिए। नोनिया विद्रोह, तो ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1770-1800 ईस्वी के बीच में हुआ था ये विद्रोह। कारण क्या था? शोरा उत्पादन में उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। किनको? शोरा उत्पादकों को, जो उत्पादन कर रहे थे यहाँ के नोनिया, मतलब विशेष रूप से इनका काम था नोनिया का। नोनिया लोगों का काम था, ये शोरा उत्पादन करते थे, लेकिन इनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे थे, इसी कारण से
ये विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व सामूहिक रूप से देखा जाए तो नोनिया समुदाय द्वारा किया गया था। क्षेत्र क्या रहा था? तिरहुत, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया, ये सब। लेकिन खाली इसमें इंपॉर्टेंट ये नोनिया विद्रोह जो हुआ था ना, जिसके पीछे कारण क्या था? शोरा उत्पादन में उचित मूल्य नहीं मिल पाना। उसके बाद बात कर ली जाए तमाड़ विद्रोह की, तो ये टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा 1789 से 94। कारण था जमींदारों द्वारा शोषण। नेतृत्व किया था विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा ने। क्षेत्र छोटा नागपुर। कोल विद्रोह की बात की जाए तो 1831-32 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा ये टाइम पीरियड 1831-32। नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्र आप देख लीजिए, छोटा नागपुर, ठीक है। उसके बाद लोटा विद्रोह की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कारण है पीतल की जगह पर मिट्टी का लोटा दे दिया जाता है। ये जो क्षेत्र की बात की जाए, मुजफ्फरपुर जेल की घटना है ये। मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों को पीतल की लोटा की जगह पर क्या दिया जाता है? मिट्टी का लोटा, ठीक। इस कारण से लोटा विद्रोह होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा ये भी इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर जेल, पीतल की जगह मिट्टी का लोटा, लोटा विद्रोह। संथाल विद्रोह की बात की जाए तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो ये कारण, इसके पीछे का कारण क्या था? दीकुओं द्वारा शोषण। दीकु अर्थात ये जो जहाँ रहते थे ना, बाहर से जो भी लोग आते थे उनको ये दीकु बोलते थे। बाहर से जो भी लोग, बाहर से जो अंग्रेज अधिकारी आए थे, जमींदार आए थे, जो भी लोग आए थे वो सब दीकु थे। तो दीकुओं द्वारा शोषण किया जाता था, उनकी वजह से संथाल विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, सिद्धू कान्हू। ये तो बहुत जरूरी है, ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा। साथ में ये भी याद रखिएगा, चांद और भैरव, ठीक है। क्षेत्र याद रख लीजिएगा, झारखंड का दामने कोह जो है विशेष रूप से इधर की तरफ हुआ था, और बिहार में भी। और मुंडा विद्रोह की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह में भी 1855-56, मुंडा विद्रोह में भी 1895-1900। इसको उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं। कारण क्या था? सामूहिक खेती करते थे, ठीक ना, जिसको बोला जाता खुंटकट्टी। तो इसका अतिक्रमण, इसको खत्म करने का प्रयास किया गया दीकुओं द्वारा, जो बाहर से लोग आए थे, इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया, खत्म करने का प्रयास किया गया। इसके कारण से मुंडा विद्रोह हुआ, ठीक है ना, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा ने, ठीक है। क्षेत्र छोटा नागपुर था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ताना भगत आंदोलन की बात की जाए तो इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था जतरा भगत ने, ठीक। तो ये बस इतना ध्यान रख लेंगे तो काम चल जाएगा। वहाबी आंदोलन की बात की जाए तो देखिए, मुस्लिमों में जो कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, या फिर पाश्चात्य संस्कृति जो आ रही थी, उसको दूर करने के लिए, मुसलमानों का उत्थान करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया, जिसकी बात की जाए तो भारत में इसकी स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद बरेलवी ने, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख केंद्र जो रहा था वो पटना रहा था 1830 के दशक में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। 1830 के दशक में पटना प्रमुख केंद्र रहा था। प्रमुख नेता कौन रहे थे? विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, ठीक। ये दो नाम जरूर याद रखिएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1857 की क्रांति की। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर हम बिहार के संदर्भ में ही चीज़ों को देखेंगे खाली। और तो ये बातें हमने तो पहले भी कर ही ली है। प्रारंभ इसका जो होता है ना बिहार में, 1857 की क्रांति की बात कीजिए तो इसका प्रारंभ होता है 12 जून 1857 को। कहाँ से? रोहिणी से। रोहिणी कहाँ पर है? वर्तमान झारखंड में है। रोहिणी एक गाँव है, ठीक है ना, ये झारखंड में, देवघर जिला में। तो प्रारंभ होता है यहाँ से। पटना की बात कीजिए, उसके बाद ये क्रांति की लहर आती है पटना में। पटना में नेतृत्व कौन करता है? पीर अली। ये एक पुस्तक विक्रेता थे, जिसका दमन कर दिया जाता है विलियम टेलर के द्वारा, और बाद में पीर अली को फांसी दे दी जाती है, ठीक है ना। तो रोहिणी, पटना, फिर मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, तो ये क्रम है। हाँ, जगदीशपुर में बात की जाए तो जगदीशपुर अर्थात आरा से नेतृत्व कौन करता है? वीर कुंवर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान जरूर रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन की। तो अब सारी चीज़ें हम बिहार के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि ये सारी घटनाएं केंद्रीय स्तर पर भी हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन हम बिहार के संदर्भ में चीज़ों को देखते हैं। तो होम रूल लीग की बात की जाए, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। बिहार में इसकी स्थापना होती है 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को कहाँ पर? पटना में, बांकीपुर पटना में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? मजहरुल हक ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सचिव कौन रहे? चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह। उसके बाद बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो ये तो आप जानते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था और सफल भी रहा था। ये 3 कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध था। नील की जो खेती होती थी ना, उसमें ये अंग्रेजों के द्वारा ये फिक्स कर दिया गया था कि 20 कट्ठे में, अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठे
3 कट्ठे के खेत में 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना अनिवार्य है, जरूरी है। और नील की खेती से अब देखिए, एक तो उचित दाम नहीं मिलता था, उसके बाद नील की खेती करने से भूमि की जो उत्पादन क्षमता थी, उसकी उर्वरता थी, वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही थी। ठीक, तो इसका विरोध कर रहे थे, इससे परेशान थे वहाँ के किसान परेशान थे इससे। तो इसलिए 3 कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध ये चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ठीक है ना, 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था इसलिए। तो 3 कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध ये सत्याग्रह किया गया था। हाँ, चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो महात्मा गांधी को जो आमंत्रण दिया जाता है इस सत्याग्रह के लिए, मतलब यहाँ पर आकर हमारे किसानों की समस्या को देखिए, कुछ करिए, तो इसके लिए जो आमंत्रण दिया जाता है वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया जाता है। राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया जाता है। कहाँ पर राजकुमार शुक्ल मिलते हैं महात्मा गांधी से? जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है ना लखनऊ में, वहाँ पर ये आमंत्रण देते हैं 1916 में। तो थोड़ा सा आप खाली ये ध्यान रख लीजिए कि आमंत्रण महात्मा गांधी को कौन देता है? राजकुमार शुक्ल। हाँ, प्रमुख सहयोगी कौन रहे ये भी नाम थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद रहे, अनुग्रह नारायण सिंह रहे, मजहरुल हक रहे, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सब रहे। ठीक है ना। हाँ, एक समिति की स्थापना होती है, एक समिति बनाई जाती है इस सत्याग्रह के दौरान, ताकि वो जांच कर सके क्या सही है क्या गलत है, जिसका नाम है चंपारण एग्रेरियन समिति। इसका गठन कौन करता है? एडवर्ड अल्बर्ट गेट, जो उस समय बिहार का उपराज्यपाल होता है। अध्यक्ष कौन होता है? FG सलाई। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। दरभंगा किसान आंदोलन की बात कीजिए, दरभंगा किसान विद्रोह की बात कीजिए, तो ये दरभंगा महाराज के विरुद्ध होता है, वही शोषण ओषण के विरुद्ध होता है, दरभंगा महाराज के विरुद्ध होता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? स्वामी विद्यानंद। ठीक है ना, स्वामी विद्यानंद के द्वारा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये मधुबनी वाला क्षेत्र जो होता है। उसके बाद बात करते हैं किसान सभा की। किसान सभा 1922-23, इसका गठन कौन करता है? इसके गठनकर्ता कौन है? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। नाम ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ पर? मुंगेर में। फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात कीजिए 1929 में, डेट याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। गठन किसके द्वारा किया जाता है? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? सहजानंद सरस्वती। अध्यक्ष भी यही रहते हैं। कहाँ पर ये इसका गठन होता है? सोनपुर मेला में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सचिव कौन होते हैं? श्री कृष्ण सिंह। पूरा का पूरा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1934 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र देव, और सचिव होते हैं जयप्रकाश नारायण। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक, तो ये तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। इसकी स्थापना होती है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है लखनऊ में। अध्यक्ष होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिव भी ध्यान में रख सकते हैं, प्रोफेसर NG रंगा। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो ये टाइम पीरियड ध्यान रख सकते हैं 1920-22, लेकिन बिहार में इसका प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन का। 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, जिसमें प्रमुख नेता जो रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। मोहम्मद जुबैर होते हैं, कहाँ से? मुंगेर से। ठीक है, नेतृत्व करते हैं। गुलाम इमाम कहाँ से? पटना से नेतृत्व। गोरख प्रसाद मोतिहारी से। राहुल संकृत्यायन, ठीक है ना, राहुल संकृत्यायन छपरा से। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, राहुल संकृत्यायन। उसके बाद बात करते हैं बिहार में। हाँ, ये तो मैंने बता दिया ना, बिहार में पहले ही प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। हाँ, इसी के क्रम में, असहयोग आंदोलन के क्रम में सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड अखबार का प्रकाशन होता है। किसके द्वारा किया जाता है? मजहरुल हक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, तीनों बात याद रखिएगा। हाँ, उसके बाद ये भी ध्यान रख लीजिएगा, मजहरुल सज्जाद द्वारा इमारत शरिया का गठन किया जाता है फुलवारी शरीफ में असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके बाद ये नाम ध्यान रख सकते हैं, बिहार स्वराज दल की स्थापना होती है 1923 में स्थापना होती है, जिसका अध्यक्ष होते हैं नारायण प्रसाद। बस देख लीजिए एक नज़र। साइमन कमीशन की बात की जाए 1928 में साइमन कमीशन आता है। ठीक है, जिसका बहिष्कार बिहार में भी होता है। ये आयोग, साइमन कमीशन जो है, साइमन जो आयोग है, इसके सदस्य का पटना आगमन होता है 12 दिसंबर 1928 को। पटना में आगमन, साइमन कमीशन के जो लोग हैं, सदस्य हैं, इनका आगमन कब होता है? 12 दिसंबर 1928 को। ठीक है, यहाँ पर भी विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व बिहार में जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है? अनुग्रह नारायण सिंह। और राष्ट्रीय स्तर पर तो आपको पता ही होगा, लाला लाजपत राय। ठीक, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए 1930 में ये शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी के लिए यात्रा निकलती है साबरमती से। आप
पढ़ लिए होंगे या फिर जब हम भारत का इतिहास दोबारा देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। दांडी के लिए यात्रा निकलती है साबरमती से, जहाँ पर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। लेकिन हम बिहार के संदर्भ में यहाँ पर देख रहे हैं तो दांडी यात्रा में बिहार के जो एकमात्र प्रतिभागी थे, ठीक है ना, पार्टिसिपेंट थे, वो कौन थे? गिरवरधारी चौधरी, जिनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, गिरवरधारी चौधरी जिनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता है। हाँ, बिहार की बात की जाए तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है 15 अप्रैल 1930 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल 1930 को शुरुआत होती है। कहाँ से? चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर। कैसे शुरुआत होती है भाई? चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर शुरुआत होती है 15 अप्रैल 1930 को। प्रमुख नेता की बात की जाए जो नेतृत्व करते हैं तो पटना से नेतृत्व करते हैं जगत नारायण लाल, ठीक है। मुजफ्फरपुर से रामदयालु सिंह, याद रखिएगा। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह, दरभंगा से सत्यनारायण सिन्हा आदि, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही नंगी आंदोलन होता है छपरा जेल में। यहाँ पर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए, विदेशी वस्त्र नहीं पहनना चाहते थे, नहीं पहनना था उनको, तो वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नंगी आंदोलन होता है। ये स्थान ध्यान रखिएगा, क्षेत्र ध्यान रखिएगा, छपरा जेल में। उसके बाद बात करते हैं, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, चौकीदारी कर बंद करने के लिए भी आंदोलन किया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चौकीदारी कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, नखास पिंड आंदोलन, ये नखास पिंड जगह का नाम है पटना में। यहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून भंग किया जाता है, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, नखास पिंड आंदोलन। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की जाए तो आप भारत का जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे वहाँ पर भी देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है ना। तो वहाँ पर प्रथम जो सत्याग्रही होते हैं विनोबा भावे, दूसरे होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो प्रथम सत्याग्रही जो है श्री कृष्ण सिंह है, दूसरे सत्याग्रही जो हैं वो कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक। उसके बाद बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन 9 अगस्त 1942 को ही राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू, इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो इनको बांकीपुर जो कि पटना में है उस जेल में रखा जाता है। इसी क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में महाधिवक्ता के पद से, ठीक है ना, महाधिवक्ता के पद से, एडवोकेट के पद से बलदेव सहाय जो है वो त्यागपत्र दे देते हैं। महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय त्यागपत्र दे देते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पटना सचिवालय गोलीकांड की बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही यह घटना घटित होती है। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 11 अगस्त 1942 को यह घटना घटित होती है। इसमें छात्रों का कुछ समूह पटना सचिवालय पर, ठीक है ना, झंडा फहराने की कोशिश में, वहाँ जाने की कोशिश में ये हत्याकांड हो जाती है। किसके ऑर्डर पर? WG आर्चर के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है। गोली चलाई जाती है जिसमें बहुत छात्र घायल भी होते हैं, लेकिन 7 छात्र शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना। जिनमें नाम है, एक तो है उमाकांत सिन्हा, ये सारण के थे, रामानंद सिंह पटना के थे, सतीश चंद्र झा भागलपुर से, देवीपत चौधरी जमालपुर से, राम गोविंद सिंह पटना से, राजेंद्र सिंह सारण से और जगपति कुमार औरंगाबाद से। तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं, बार बार देखेंगे तो चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी। जयप्रकाश नारायण की बात की जाए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण की बात की जाए तो ये हजारीबाग जेल से फरार होते हैं, ठीक है। ये जेल में होते हैं, वहाँ से ये फरार होकर कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। वहाँ राजविलास जंगल में, नेपाल के राजविलास जंगल में ये आज़ाद दस्ते का गठन करते हैं 1943 में, 1943 में आज़ाद दस्ते का गठन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए, ये सारी बातें थी। कुछ एक बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको देख सकते हैं। जैसे दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे शब्द चंपारण के किसानों की बदहाली पर किन्होंने बोला था? पीर मोहम्मद मुनीस ने बोला था, ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। बढ़ैया ताल जो कि मुंगेर में है, बढ़ैया ताल में जो विरोध हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य जो था बकास भूमि की वापसी की मांग। ये सब फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था? बिहार था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1855 में वही संथाल विद्रोह जब हुआ, अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो को हराया था संथालों ने, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, फैक्ट है। उसके बाद 1857 के विद्रोह का क्रम मैंने अभी बोल ही दिया था। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। अगर इन 4 नामों को देखा जाए तो सबसे पहले रोहिणी में, फिर पटना, फिर ये जिस विद्रोह की लहर कहाँ पर आती है? मुजफ्फरपुर में, फिर जगदीशपुर। हाँ, बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को की जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम जो भारतीय मंत्रिमंडल था उसका नेतृत्व किसने किया था?
वो छूट गया है यहाँ पर लिखना, मैं ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, मोहम्मद यूनुस ने, मोहम्मद यूनुस। ठीक। उसके बाद बिहार प्रांतीय सरकार का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था 2 जनवरी 1946 का। तो थोड़ा सा ये देख सकते हैं, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था, ये नाम इंपॉर्टेंट है। बिहार प्रांतीय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो ये सारी बातें हैं। चलिए बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे, जैसे भूगोल की बातें, बिहार के भूगोल की बात, अर्थव्यवस्था की बात या फिर राज्य व्यवस्था की बात अगले वीडियो में हम कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।